अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गुलदाउदी उत्पादन का एक सफल किसान का अनुभव, अरहर की फसल में लगने वाले रोग एवं रोकथाम पर जानकारी, अधिक लाभ हेतु बत्तख पालन करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। किसान भाइयों, अपने देश में फूलों की खेती एक लंबे अरसे से होती आ रही है। बढ़ते फूलों के प्रचलन के चलते किसान भी फूलों की खेती में काफी रुचि दिखाने लगे हैं। देश में प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपयों का फूलों का व्यापार होता है। इसमें पॉली हाउस में उत्पादित झरबेरा, कार्नेशन, गुलाब और लिलियम आदि फूलों को सहभाग काफी है, क्योंकि पॉली हाउस में गुणवत्ता वाले फूल बिना मौसम के भी उगाए जा सकते हैं। तो आज हम आपको सिरमौर जिले के ग्राम रिटप के प्रगतिशील किसान गौरव हब्बी से मिलवाने जा रहे हैं, जो पिछले 4 साल से लो कॉस्ट पॉली हाउस में अलग अलग फूलों की खेती कर रहे हैं। अभी फरवरी माह में इन्होंने 2 बीघा लो कॉस्ट पॉली हाउस में गुलदाउदी के पौधे लगाए थे और उनसे ये अभी तक 80,000 रुपए का लाभ भी कमा चुके हैं। तो आइए जानते हैं गुलदाउदी की सफल खेती की कहानी खुद उन्हीं से। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वो अपनी खूबसूरत प्रकृति और शांत वातावरण के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, बर्फीले पर्वत, मनमोहक झीलें दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। आज हम सिरमौर जिले का सफर करने वाले हैं, जो धार्मिक और खूबसूरत पर्यटन स्थल की वजह से एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ के रेणुका झील में नौका विहार पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ का पर्यटन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही यहाँ के किसान भी आधुनिक तरीके से खेती करके अच्छी आय ले रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का रिटप्पाल गांव। इस गांव की आबादी 50 के करीब है। यहाँ के किसान फूलों के साथ ही टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन व मटर की खेती करते हैं। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पूरी तरह से कृषि के काम में जुट गया था। तो इस समय जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने अपनी 2 बीघा ज़मीन में 4 से 6 शेड तैयार किए हैं खुद ब खुद, और इसमें हम तरह तरह की गुलदाउदी की किस्में उगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे गुलदाउदी की एक उन्नत किस्म येलो स्टार लगाई गई है, और इसके अलावा हमारे पास वाइट स्टार, पूर्णिमा, सर्फ और इसके अलावा भी कई तरह की
पौधे हैं। इसकी जब प्लांटेशन हमने शुरू की थी तो फरवरी माह में शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हमने इसमें हल लगाया और उसके बाद हमने इसमें 1-1 मीटर की दूरी पे 4 बेड तैयार किए। बेड बनाने के बाद हमने 6 इंच की दूरी पर चारों चार प्लांटेशन इसकी की और उसके बाद इसमें गोबर डाल दिया। तो गोबर डालने के बाद इसकी 2-4 दिन सिंचाई होती रही। उसके बाद इन्होंने अपनी जड़ें पूर्ण रूप से पकड़ ली और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। ये जो शेड बने हैं ये लगभग 120 स्क्वायर मीटर के दायरे में एक है और इसे हमने मैन्युअली खुद तैयार किया है। एक शेड में हमने 3.5 से 3.5 हजार पौधा लगाया है और सारे शेडों में कुल मिला के 15 से 20 हजार पौधा इस समय लगा हुआ है। तो जब यह बढ़ना शुरू हुआ तो इसमें जो खरपतवार आती है उसके लिए हमने कोई खरपतवार नाशक इस्तेमाल नहीं किया। उसको हमने हाथ से ही निकाला। उसकी गुड़ाई की गई 2 बार और गुड़ाई करने के बाद हमने इसमें नेटिंग की ताकि ये सीधा खड़ा रहे और लकड़ी के छोटे छोटे खंभे लगा दिए। अब जानते हैं कि उन्होंने गुलदाउदी के लिए पानी का प्रबंधन किस प्रकार से किया। तो सिंचाई के लिए हमने जगह जगह जलाशय बनाए हैं और जिसे हम टैंक कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा अत्यधिक तो पानी की आवश्यकता है नहीं। तो जब हम इसकी सिंचाई करते हैं तो उन टैंकों से हम पाइपों द्वारा पानी जोड़ते हैं और हाथ से ही इसकी सिंचाई करते हैं। हमने कोई भी किसी भी प्रकार का ड्रिप सिस्टम इसमें नहीं लगाया है। एक शेड में हम सप्ताह में 2 बार सिंचाई करते हैं, जिसमें से एक शेड में लगभग 1 घंटा सिंचाई होती है। गुलदाउदी की फसल अच्छी आने के लिए पीचिंग बहुत जरूरी है। इन्होंने ये कार्य किस प्रकार से किया, आइए जानते हैं। खिलने से 1 महीना पहले हमने इसकी पंचिंग की है और पंचिंग करने के 15 या 20 दिन बाद यह खिलना शुरू हो जाता है। इसकी पिंचिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर इसमें पिंचिंग रह जाए तो यह बंच तैयार होता है, यह सिंगल स्टिक नहीं रहती है, सिंगल फ्लावर इसमें नहीं खिलता है। सिंगल फ्लावर खिलाने के लिए इसमें पिंचिंग की जाती है और अगर आप पिंचिंग ना भी करें तो इसमें आप इसको बंच वैरायटी तैयार कर सकते हैं और उसके भी अच्छे दाम बाजार में मिलते हैं। तो इसमें हमने जब इसे लगाया था तो सिर्फ एक बार ही इसमें गोबर की खाद का प्रयोग किया था। उसके अतिरिक्त हमने कोई भी खाद इसमें नहीं डाली है। और जब इसमें कीटों का प्रकोप आता है तो सिर्फ इसमें हम 5 या 6 बार कोई भी कीटनाशक, जैसे कि कोई भी प्रोफेक्स है या प्रोफिन में कोई भी केमिकल है, उसके साथ टॉनिक डालते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसमें कुछ भी और उपयोग नहीं करते हैं। और इसको जल्दी खिलाने के लिए हम इसमें ब्लैकआउट करते हैं। ब्लैकआउट से मेरा मतलब हम इसमें काली त्रिपालों का उपयोग करते हैं। ब्लैकआउट करने के लिए हमने 5.5 से 6.5 फीट की ऊंचाई पर तारें लगाई हैं, जिसपे हम काली शीटों को अंदर से ही बांधकर खींचते हैं और बाहर की तरफ को भी काली शीटें लगाकर इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। ये जो गुलदाउदी है ये फरवरी में लगती है और 8 महीने बाद जाकर ये जो नेचुरली खिलती है वो अक्टूबर के महीने में खिलती है। तो जो हम ब्लैकआउट करते हैं तो ब्लैकआउट करके हम इसे 3 से 4 महीना पहले ऑफ सीजन में खिला देते हैं, जिसके कारण इसमें अच्छे पैसे बनते हैं। हमारी 4 से 6 टनल पे लगभग स्प्रे का 5 से 6 हजार रुपये दवाइयों का खर्चा आता है और इतना ही हमारा लेबर वर्क इसमें लगता है। बाकी इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। जब फूल पूरी तरह से खिल जाता है उस समय हम इसकी कटिंग करते हैं। एक प्लांट में 5 से 6 स्टिक्स भी आ जाती हैं, वरना एवरेज 3 से 4 स्टिक आती हैं। हमारी 6 टनल में हमारा 10,000 रुपये खर्चा आया है और अभी तक हम इसमें से 8 से 10,000 स्टिक्स निकाल लिए हैं और लगभग इसमें अभी भी 15,000 से 20,000 स्टिक और आनी बाकी है। और इन स्टिक्स का 7 से 8 रुपये पर स्टिक मंडी में बिकती है। अभी हम इसमें से 8 से 10,000 स्टिक निकाल चुके हैं, जो औसतन 8 से 10 रुपये तक बिकी है। तो 10,000 स्टिक में अभी हमने 80,000 रुपये खर्चा काट के कमा लिए हैं और अभी जो आने वाली हार्वेस्टिंग है उसमें अभी 15 से 20,000 स्टिक और निकालेंगे। और अगर इसी तरह का मार्केट प्राइस चलता रहा तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हमारे इसमें बन जाएंगे। और सालाना हमारी हर सीजन में फूलों से यही आय रहती है। तो एक पौधे में जो भी कोई स्टिक तैयार होती है उसे हम लास्ट से नीचे से कैंची से काट देते हैं। काटने के बाद हम इसे रात भर पानी में रखते हैं और सुबह 10 स्टिक्स का एक बंच बनाकर उसे पन्नी में डालकर तैयार करते हैं और उसके बाद उसे पेटी में भरकर यहाँ से दिल्ली भेज दिया जाता है।
हमारे हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर किसान भाइयों ने अरहर की खेती की है और इस साल बारिश अच्छी होने की वजह से अरहर की फसल की बढ़वार भी अच्छी हुई है। लेकिन वर्तमान समय में अरहर की फसल में कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इस समय फसल को कौन कौन से कीट हानि पहुंचा सकते हैं और उनका नियंत्रण किस तरीके से करना है, आइए जानते हैं एचएयू हिसार के दलहन विभाग की अरहर विशेषज्ञ डॉक्टर रविका से। ये अरहर की फसल जो दलहन फसलें हैं उसमें एक अरहर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसे सफ़ेद मक्खी का पिछली बार कॉटन पे ज़्यादा असर आ गया तो उसकी वजह से हरियाणा में इसकी बार खेती काफ़ी बड़े एरिया में हुई है। और जिन किसान भाइयों ने इसका जो उत्तम टाइम है बिजाई करने का वो है जून से 1 जून से 15 जुलाई तक हम इसकी बिजाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों की फसल में अभी फूल बन चुके हैं या फलियां बननी शुरू हो गई हैं, इस समय पर आपको एक तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपकी फसल में फलियां बननी शुरू हो गई हैं तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है, बारिश नहीं होती है तो एक पानी लगा सकते हैं। और 10-15 दिन बाद जैसे फलियां बनती हैं तो एक पानी और लगा सकते हैं उसमें ज़रूरत के हिसाब से। तो फूल बनने पे इसमें एक कीड़ा आता है मारूका, उसका इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा फली छेदक। तो इन 2 कीड़ों का आपको फूल बनने पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको इनका ध्यान नहीं रखा तो मारूका और फली छेदक आपकी सारी फसल को खत्म कर देगा। इसमें जो मैंने आपको बताया है कि मारूका की बीमारी आती है, वो जो कीड़ा होता है सफेद रंग का, वो आपके फूल के अंदर दिखता है। जितना भी आपके फूल का रस है वो सारा चूस जाता है। तो इस स्टेज पे जो आपकी फसल फूल बनने की स्टेज पे आ चुकी है तो आपको उसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने आपको फली छेदक का बताया है। जो फली छेदक होगा वो कहीं कहीं फलियों में आपका छेद करके नुकसान करता है, तो उसके लिए भी आपको छिड़काव करना पड़ेगा। ब्लिस्टर बीटल ये भृंग कलियों, फूलों तथा कोमल फलियों को खाती है, जिससे उत्पादन में काफी कमी आती है। इसकी रोकथाम हेतु भृंग को पकड़कर नष्ट कर देने से प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। फली छेदक एवं ब्लिस्टर बीटल के रासायनिक नियंत्रण हेतु क्यूनोलफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके लिए जो आप स्प्रे करेंगे, जो भी छिड़काव करेंगे खेत में, उसके लिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे ही सलाह लेके स्प्रे करें। ऐसे ही कोई फालतू का छिड़काव ना करें। और जो आप अमाउंट लेंगे, क्वांटिटी, मात्रा लेंगे स्प्रे के लिए, वो कृषि वैज्ञानिक से पूछ के ही आपको स्प्रे करना है। हानिकारक कीटों की सही जानकारी तथा नियंत्रण के लिए खेत का समय समय पर निरीक्षण करते रहें। खेतों में इन कीटों की रोकथाम के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। फसल में उपस्थित रोगग्रस्त पौधों, कीटों को नष्ट कर दें। सर्वप्रथम जैविक कीटनाशकों जैसे बीटी, एनवीपी, ट्राइकोडर्मा, नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए वैसे तो अब किसान भाइयों ने जिसकी जून में अगर बिजाई कर दी है अरहर की, तो खरपतवार का अभी इसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं है। आपकी फसल है वो ऊपर निकल चुकी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, अब बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य में बहुत से लघु एवं सीमांत किसान अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए खेती के साथ ही गाय भैंस पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन आदि कृषि सह व्यवसाय करते हैं। और आज हम इन्हीं सब सह व्यवसायों में से बात करने वाले हैं बत्तख पालन की। तो हमारे जो किसान भाई बत्तख पालन करना चाहते हैं या बत्तख पालन कर रहे हैं, वो इनसे अच्छा लाभ लेने के लिए कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इनका आवास और आहार प्रबंधन किस तरीके से करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. गुप्ता से। देखिए, हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो 2 किस्म के होते हैं हम लोगों के हिसाब से। एक छोटा किसान होता है जो अपने छोटे स्तर पे बतख पालन का कार्य कर सकता है, करता है, और जो बड़े किसान हैं वो बड़े स्तर से करता है। तो
छोटे किसानों के लिए हम पौंड तालाब बनाते हैं, नदी नाले पोखरे जो होते हैं उसके आसपास छोटे गड्ढे जो रहते हैं उसमें बतख जो है उसमें तैरती रहती, घूमती फिरती रहती हैं और दिन भर अपने कीड़े मकोड़े और वहाँ के जो लार्वे वगैरह हैं मच्छर मक्खी के उसको ये लोग खाते हैं और उससे वो लोग साफ सफाई का भी काम करते हैं। और जब शाम होती है तो उनको अंदर हकाल के अंदर बंद कर देते हैं और वहाँ पर दाने पानी की व्यवस्था होती है, वो दाने अपने जो एक्स्ट्रा जो उसके अलावा जो चाहिए होता है वो लोग खाते हैं। इस प्रकार हमारे छोटे जो किसान भाई हैं वो ऐसे बतख पालन का काम करते हैं। जो किसान भाई हमारे जो बड़े किसान हैं वो बड़े स्तर पे जो यदि बतख पालन काम करते हैं तो उनके लिए एक सेमी इंटेंसिव यानी कि आधा खुला हुआ और आधा बंद करके ऐसी स्थिति में हम बतख पालन का काम कराते हैं, उनको बताते हैं करने के लिए। तो जैसे अभी हमने देखा है इसमें कि बतख पौंड में तैर रही हैं और साफ़ सुथरा पानी रहता है उसमें लोग तैरते हैं और उसके बाद शाम को उसी स्तर पे जैसे हमने आपको देशी में बताया छोटे किसानों के लिए कि शेड के अंदर उनको ले जाते हैं, दाना पानी की व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार बतख पालन का काम किया जाता है। हमारे जो किसान भाई बत्तख पालन प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह कौन सी प्रजाति का चयन करें जिससे कि उन्हें अधिक लाभ हो, आइए जानते हैं। ये जो सफ़ेद वाला व्हाइट पैटी है ये करीब 3.5 किलो तक की वजन की हो जाती है और ये मीट पर्पस के लिए हम मानते हैं। इसमें अंडा प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो हमारी जो दूसरी जो खाकी कैम्पबेल नस्ल है वो तो हल्की रहती है, 2 किलो 2.5 किलो वजन रहता है उसका और वो अंडे उसमें पर्याप्त होते हैं। तो उसके जो किसान भाई का हमारा जो टारगेट है हमको अंडे के लिए उत्पादन करना है कि मांस के लिए जैसे डिमांड है उसके हिसाब से वो बतख पाल सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने बत्तख पालन के लिए उन्नत प्रजाति के बारे में जाना और अब इनका पालन करने के लिए आवास किस तरह का होना चाहिए जिससे कि इनकी बढ़वार अच्छी हो, आइए जानते हैं। आवास व्यवस्था जो साफ है, क्लियर है कि जो पौंड रहता है, तालाब रहता है उसमें पानी भरा हुआ हो और करीब 2 फीट 2.5 फीट उसमें पानी रहे कम से कम, तो उसे बतख आराम से जिसमें तैर सके और तैरते हुए अपना एंजॉय करती है। उसका एक्सरसाइज भी होता है, फैट वगैरह डिपॉजिट नहीं होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसके साथ घूम फिर के अपना दिन भर अपना वो घूमते फिरते रहते हैं। और शाम को जैसे मैंने आपको बताया उनको कमरे में बंद करते हैं, उसमें खिड़कियाँ पर्याप्त हों, वेंटिलेशन की सुविधा हो, हवा का आवागमन अच्छा हो, रोशनी भी आए, तो उसमें वो स्वस्थ तरीके से रहते हैं। फिर उनको वहीं पर दाना पानी के बर्तन रहते हैं, वहीं पर दाना पानी उनको दिया जाता है, उसको लोग खाते हैं। इनकी वृद्धि व बढ़वार ठीक तरह से हो इसके लिए जरूरी है कि इनको संतुलित आहार दिया जाए। तो किसान भाई संतुलित आहार किस तरह से तैयार करें, जानते हैं। देखिए, अपन यदि बतख को पाल के रखे हुए हैं तो उनको कुछ बाहर से तो कुछ मिल नहीं रहा है, जैसे ये इंटेंसिव फार्मिंग में तो हम जो देते हैं वही उनको उपलब्ध होता है। तो उनका जो दाना बनता है उसमें ठीक उसी प्रकार का दाना होता है जिस प्रकार का मुर्गी का दाना होता है, केवल उसमें अंतर ये होता है कि उसमें मक्के की जगह में इसमें गेहूं का दलिया हम मिलाते हैं, खिलाते हैं। क्योंकि मक्के में जो फंगस आने की संभावना रहती है वो इसमें ख़त्म हो जाती है, गेहूं का उसमें समावेश कर देते हैं। उसमें 20% डाल दिया, उसमें गेहूँ का चोकर डाल दिया, 30 से 40% उसमें जो अपना जो धान का भूसी है, धान का जो कोढ़ा होता है, डी ऑयल्ड रहता है, ऑयल्ड भी आता है, दोनों प्रकार के उसको डालते हैं। 8 से 10% उसमें खली रहती है, 10% उसमें सोयाबीन का वो मिलाते हैं, फ्लैक्स मिलाते हैं। इस प्रकार से हम लोग दाना बनाते हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाई गांव में जो अपने स्तर से बनाते हैं वो थोड़ा बहुत अपने जो खेती किसानी से बचे हुए जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेहूँ का दलिया बना लें और ये जो धान का कोढ़ा है उसको मिला लें और जो कोई भी खाली उनके पास उपलब्ध है वो डाल लें और थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर 2% 2.5% मिला लें उसमें। ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं जो इनके लिए संतुलित आहार के रूप में उपलब्ध होती है और उसको बतख को खिला सकते हैं। वैसे तो बतखों में बीमारियों की अधिकतर समस्या आती नहीं है, फिर भी इनमें कौन सी बीमारी आती है तथा उसके बचाव व उपचार क्या है, जानते हैं। बतखों में किसी प्रकार कोई टीकाकरण नहीं करते हैं। इसमें जो लीवर का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग लीवर स्टिमुलेंट वगैरह देते हैं। को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको मेडिकेशन करते रहें, ऐसी समस्या आए ही नहीं इसकी व्यवस्था हम करें, क्योंकि बीमारी एक बार आ जाती है तो नुकसान करके ही जाती है। तो हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे, यही मेरी उनको सलाह है कि वो बतख को बीमारी से पहले ही उनको लिवॉल है, लिप 52 है, टेबलेट्स वगैरह हैं, उसको क्रश करके दे सकते हैं। और बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट मार्केट में हैं, कोई भी जो भी लीवर स्टिमुलेंट के रूप में हो उसको दे सकते हैं। मात्रा वगैरह उसमें साफ लिखा रहता है। थोड़ा यदि चूँकि हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें यदि थोड़ा बहुत यदि 10-5 ml का यदि अंतर पड़ता है उससे खास नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब हमारे यहाँ किसान भाई लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उन लोगों को हम विधिवत बताते हैं कि इतने बतख के बीच में उम्र के हिसाब से मात्रा उसको बताते हैं, और उस हिसाब से हालांकि उसमें लिखा भी रहता है, उस हिसाब से लोग दे सकते हैं। और साथ में रही बात इनके डिवर्मिंग की, तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े की दवाई हम लोग देते हैं, हर 2 महीने 2.5 महीने में इंटरवल में देते हैं, जिससे पेट के कीड़े साफ हो जाते हैं। बाकी इनको किसी प्रकार का कोई टीकाकरण नहीं दिया जाता है। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामपुरा, जिला कुरुक्षेत्र से फूल सिंह ने। आप अधिक उपज के लिए बासमती की धान में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं, तो फूल सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, कई बार बासमती धान के पौधों की अधिक बढ़वार हो जाती है, जिससे कि पौधों के गिरने का डर रहता है। ऐसे में इस अवस्था पर अधिक बढ़े हुए पौधों की कटाई छटाई की जाती है, तो इनकी कटाई छटाई के समय कौन सी बातों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर फसल की बढ़वार कुछ ज़्यादा हो जाए तो फसल की गाभे की अवस्था से पहले उसमें कटाई कर दें। अगर गाभे की अवस्था में कटाई करेंगे तो उसमें जो गाभे में कुछ बालियाँ आई होती हैं वो भी कटती हैं, जिससे पैदावार पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों के लिए रहेगा कि उसमें ज़्यादा खाद का यूरिया या डीएपी का प्रयोग न करें। जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग द्वारा जो सिफारिश की गई खादें हैं वही उतना ही खाद प्रयोग करें। उससे ज़्यादा खाद अगर प्रयोग करेंगे तो उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसकी जो बढ़वार है वो जरूर से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और किसान को कटाई के लिए जो खर्चा है वो भी करना पड़ेगा, और उसमें उत्पादन पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इससे कई बार क्या होता है कि हम जब पत्ते ऊपर से काटे जाते हैं तो कुछ जो बीमारी है उसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या हमारा जो जिसको BLB या झुलसा रोग बोलते हैं उसमें आम भाषा में, बासमती में जो गर्दन तोड़, जिसको हम मतलब आम भाषा में गर्दन तोड़ बीमारी जो कहते हैं, उसका भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। झुलसा रोग का आक्रमण पौधे की शुरुआती अवस्था से लेकर दाने बनने तक की अवस्था तक होता है। इस रोग का प्रभाव मुख्य पत्तियों, तने की गांठें, बाली पर आंख के आकार के धब्बे बनाते हैं, जो कि बीच में राख के रंग के तथा किनारों पर गहरे भूरे या लालिमा लिए हुए होते हैं। कई धब्बे मिलकर कत्थई सफेद रंग के बड़े धब्बे बना लेते हैं, जिससे पौधा झुलस जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या मेनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तना छेदक कीट के फसल में लगने से पौधा बीज से सूखने लगता है और पौधे का ऊपरी भाग आसानी से अलग हो जाता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु 1 लीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 EC दवा को 800 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नेट हाउस में खीरे की खेती करके किसान ने कमाई अच्छी आय। फूल गोभी की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने पर जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।